हुस्न का जलवा दिखा। दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलती हूँ मैं, मर्दों की तरह सामना करती हूँ उनका, तो तुझसे नहीं डरने वाली मैं। और वैसे भी जहां तक शादी की बात है वो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। इसका मतलब है, इसका मतलब है देख, तू मेरे को चैलेंज कर रही है, अपने बाप को चैलेंज कर रही है। ठीक है, अब मैं शेख दाऊद से तेरी शादी कराऊंगा। ये मेरी जिद है, जिद तेरी शेख दाऊद से शादी कराऊंगा मैं। ये देख ले, तू शादी करा कर जाऊंगा मैं। देख लेना तू, देख लो यार, तू छाती कला के लाऊंगा। मर गए ना हम, ये छाती कलाएगा। और बात से सुन राबी, तो कभी इसके सामने बात भी नहीं करती थी, तेरी जबान कैसे खुल गई इसके सामने? वक्त बदल रहा है अम्मा, और ये अब्बा जो है ना, ये बड़ा बुज़दिल है। तू डरती है ना उससे, इसलिए तुझे दबा कर रखता है। जिस दिन तेरी भी जुबान खुल गई ना, उस दिन चुप हो जाएगा ये। सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसे ही रहना चाहिए। सदके जाओ मेरे अपनी बच्ची पे। अब्बा, आपने बताया नहीं कि पैसों का क्या हुआ। तुम पैसों के लिए तो टाइम निकाल कर आ गए। कल मैं पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहा, मुझे किसी ने पानी का नहीं पूछा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेला हॉस्पिटल चला जाता। तुम घर आए, तुमने बीवी का सुना और वापस चले गए। अब्बा, मैं आपसे माफी मांगने के अलावा क्या कर सकता हूं? अगर इसके लिए आपने कोई सजा तजवीज की है तो मैं तैयार हूं। नहीं बेटा, बात सजा और जजा की नहीं है, बात है उम्मीद और भरोसे की। मैं इतनी तवील मुलाजमत के बाद सिर्फ एक ख्वाहिश लेकर यहाँ आया था कि तुम लोगों की मोहब्बत से अपना दामन भर लूँ, मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर सकूं। लेकिन यहाँ तो बड़ा नफसा नफसी का दौर है बेटा। अब्बा, अगर आप नायला की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी जज्बाती है। एक दो दिन वहां रहेगी तो हो सकता है सब कुछ भूल जाए। इससे पहले भी तो छोटे मोटे झगड़े रफा दफा हो चुके हैं ना अब्बा। उनसे ये भी कह देना कि महविश के मामले को इतना उछालने की जरूरत नहीं है। जैसे उनसे गलती हो सकती है, दूसरे से भी गलती हो सकती है। उस बात को बस यही दबा देना। अरे अब्बा, नायला को क्या जरूरत है घर की इज्जत उछालने? पूरे मोहल्ले में हमारी बहन के कारनामे गिनवाए जा रहे हैं अब्बा। एक दो लोग तो मुझसे इस बारे में पूछ भी चुके हैं। अब मैं किस किस की जुबान पे ताले लगवा सकता हूँ? वही वाह, जिसको मुझे डर था। फोन उठाओ यार। हेलो नसीम, मैं वहीद बात कर रहा हूँ, महविश का दोस्त। मुझे आपसे फौरी मिलना है। देखिए, जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगी ना, हम इस मसले से नहीं निकल सकते। ठीक है, तो कहाँ पर आऊँ? महविश इस वक्त बहुत मुश्किल में है। मोहल्ले में लोग आप दोनों के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको फ़ोन पर बताया तो था, ये सब मुझे मालूम है। अब आप बताएं, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? नसरीन, इस मुश्किल वक्त में आप ही हमारे लिए कुछ आसान कर सकती है। आपको तो पता है, मैं और महविश एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जी मैं जानती हूँ। पहले हमारी मुलाकात नहीं भी होती थी तो हम फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन अब तो महविश का फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। मुझसे फ़ोन छीन लिया गया है। नसरीन, आप महविश की सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, या हमारी मुलाकात करवा दें या फ़ोन पर बात करवा दें। मुझे नहीं लगता कि मैं इन हालात में आपकी मुलाकात या फ़ोन पर बात करवा सकती हूँ।
प्लीज़ आप तो ऐसा ना कहें, आप चाहेंगी तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त महविश के घर में सख्त पाबंदी लगाई गई है, उससे मोबाइल तक छीन लिया गया है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दें, उसका तो घर से बाहर आना जाना तक बंद कर दिया है। और मैं इन हालात में आप दोनों की कैसे मुलाकात करवा सकती हूँ? दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगी तो मुझे और महविश को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अच्छा, वो क्या तरीका है? देखो, दवाइयाँ ले रहे हो ना वक्त पे? हाँ। तुम यहाँ जो रोज रोज आ जाती हो, इससे तुम्हारे काम पे फर्क नहीं पड़ता? मुझे अपने काम से ज्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम शुक्रिया अदा करो। यही कि तुम रोज मेरा पूछने आ जाती हो, मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आती हो। आज तक मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया, पर आज मैं तुम्हारा एहसानमंद हो गया हूँ। एहसान वहसान का तो मुझे पता नहीं, ये सब मैं अपना फर्ज समझकर करती हूँ। और वैसे भी मैं आज ये बातें नहीं करने आई। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आई हूँ। ये किस खुशी में? तुम्हें नहीं पता कि आज कौन सा दिन है? मैं समझा नहीं। फिर तो तुम अपनी जिंदगी से बहुत बेपरवाह हो। आज वो खास दिन है जब तुम इस दुनिया में आए थे। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी सालगिरह है? ऐसी बातें नहीं भूलती मैं। उस दिन तुम फोन पर किसी को बता रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया। यकीन करो, मुझे तो खुद अपनी सालगिरह याद नहीं। बहुत बुरा हुआ जो लोग आज तक मेरी शराफत का जिक्र करते थे, आज के बाद मेरी खैरत को ललकारा करेंगे। इससे तो बेहतर ये होता कि इस जिल्लत को सहने से पहले मुझे मौत आ जाती। अरे अब्बा प्लीज ऐसा मत सोचें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? मेरी नाक कट गई मोहल्ले में, सारी इज्जत जो मेरी खाक में मिल गई। अब मैं अपने घर से बाहर कैसे निकलूं? अब्बा अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। महविश खुदा ना खास्ता घर से थोड़ी भाग गई है जो हमें रोना पीटना पड़े। ठीक है, महविश ने हमारी बेखबरी में एक गलती कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं होने देंगे ना। हाँ, मैं गई थी उस लड़के के घर, उसके घर वालों को समझा के आई हूँ कि अगर आइंदा उसने हमारी बेटी को बरगलाने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस दिन के आने के डर से मैं तुम्हें हमेशा कहता था, औलाद को इतनी बेजा आजादी मत दो, मत दो। तुमने आज से पहले सुनी नहीं मेरी बात। तुम एक माँ से ये कैसे कह सकते हो कि वो अपनी औलाद पे सख्ती करे? एक माँ का दिल तुम्हारी तरह का पत्थर का दिल नहीं हो सकता। पहले भी तुम्हारी सख्तियों की वजह से मेरा एक बेटा घर छोड़कर चला गया। आज तक तड़प रही हूँ उसके लिए। गलत कह रही हो तुम। वो मेरी वजह से नहीं गया, तुम्हारे लाडो प्यार की वजह से गया। तुमने कभी भी उसको गलतियों में नहीं टोका और हमेशा तुमने उसकी पर्दादारी की, और इसी वजह से वो इसका सामना करने के बजाय राय फरार इख्तियार कर गया। बच्चों की तरबियत में जहां लाडो प्यार की जरूरत होती है, वहां कभी कभार सख्ती भी दरकार होती है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है, मुझे ही कसूरवार ठहरा दो, सारा इल्जाम मेरे ऊपर धर दो। अम्मी प्लीज इस झगड़े को यहीं खत्म कर दें। बात महविश की हो रही थी और आप उस मसले को हल करने के बजाय 20 साल पहले चले गए।
अब तुम ये बताओ मुझे कि महविश के कारनामों पे लोगों की जबानों पर कैसे ताला डालूं? मेरा आप दोनों के लिए एक मशवरा है। अगर आप इस मशवरे पे अमल करेंगे तो आइंदा आने वाली किसी भी बदनामी से बच सकते हैं। मेरे हिसाब से अब महविश को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अब उसे आप घर का काम सिखाएं और जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करें। लेकिन ये कैसे हो सकता है शहजाद? हम एक पल में अपनी बच्ची को पराया कैसे कर दें? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो मेरी एक बात याद रहे, इश्क का जो भूत महविश पे सवार हो गया ना, उसे एक मौके की जरूरत है। अगर वो मौका उसे मिल गया ना तो वो हम सबको पराया कर देगा। याद रखें। किस तरह के मर्द हो, उसे अपनी बेटे भी संभाली जा रही और रोज आ जाते हो मेरे साथ उल्टी सीधी फालतू बकवास करने के। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने चुप के रोजे रखे हुए, बस जितना मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अब राबी मछली की तरह मेरे हाथों से निकली जा रही है। राबी तुम्हारे पास मेरी अमानत है, अगर तुम्हारे हाथ से फिसल के वो जिब्रान के हाथ में चली गई तो याद रखना मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। सर जी, कभी खुद को मेरी जगह रख के मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश कर। 10,000 पेशगी देख के मेरे को बोल रहे हैं कि आप मेरी अमानत की हिफाजत करो। ये मेरे से नहीं होगा भैया। एक तो तुम साले गरीब लोग लालची बहुत हो। ये बताओ चाहते क्या हो? देखिए सेठ जी, मैं घास खा के बड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। काम की बात। देखिए सीधी बात तो ये है कि इस वक्त मेरे को मजीद पैसों की जरूरत है और अगर मेरे को नहीं मिले तो भाई राबी तुम्हारे हाथ से क्या मेरे भी हाथ से निकल जाए। मतलब की बात करो, मतलब की। तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम। सर जी, मैं भी आपसे अलग नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन आपके और मेरे मसले का हल इस वक्त सिर्फ ऐसा। अब आप जितनी देर करेंगे बाजी आपके हाथ से। बाजी मुझे अपनी तरफ पलटना वो बात। ये बता पैसे कितने से? 25 लाख का आधा। क्या बकवास। देखिए बाजी, अपनी तरफ पलटने के लिए ये आपका आखिरी दाव होगा। फिर मुझसे नहीं कह रहा भाई कि देखिए भाई बाजी पलट गई, क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखिए मैं आपकी नज़र में गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन घाट घाट का पानी पीकर बड़ा हुआ। मुझे बाजी लगाना भी आती और उसको अपनी तरफ पलटाना भी आता। तुम वाकई एक नंबर के चालाक और इंतहाई कमीने इंसान थे, लेकिन मेरे पास भी आखिरी दाव खेलने के लिए एक चाल बाकी है। हाँ, और वो भी कह दो 12.5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि शादी का इंतजाम कब कर सकते? तुम अभी मेरे को पैसे दे दो, मैं रात को मौलवी को बुला के राबी को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ।
एक बार और कईयों की जबान पे एतबार तो करके देखो। से तुम पे एतबार है, मगर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। मेरी पोजीशन को समझो। देखो, मुझे किसी दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। 2 दिन से देर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं लूंगा। अब मैं चलता हूँ। फिर आऊंगा मैं। क्या तेरा भी बेटा जल्दी आ गई, खैर तो है? भीख मांगना ना अम्मा मेरी मजबूरी से ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब मैं उगता चुकी हूँ इस सब से। मुझे कभी खुद पर शर्म महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं शर्म को घर और इज्जत को अपनी हथेली पर लिए सड़कों पर फिरा करती थी। सब सच सच बता मुझे, तुझे किसी ने कुछ कहा है? देख मुझे बता, किसने कहा है कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय मेरी गैरत और ज़मीर के। क्या ये बातें जहन में किसने डाली है? बताना मुझे। इंसान को कभी कभी होश आ जाता है अम्मा, और आज मुझे भी होश आ गया है। मेरी गैरत जाग उठी है। जिस शर्म को मैं घर छोड़ के जाया करती थी ना, वो आज मेरे साथ ही थी, और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि घर वापस लौट जाओ। जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। घर लौट जाओ और अपनी तकदीर को बदलो। क्या बोला? तकदीर? कौन सी तकदीर बेटा हमारी है? ये तकदीर नहीं है, हमारी तकदीर तो यही है बेटा, यही तकदीर है, यही घर है बस। वक्त बदल रहा है अम्मा। पहले मैं कभी ख्वाब नहीं देखा करती थी, और अगर देखती भी थी ना तो भी बस सड़कों पे भीख ही मांग रही होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। अब मैं खुद को एक घरेलू औरत की तरह महसूस करती हूँ। और सच तो ये है अम्मा कि मैंने कई बार खुद को दुल्हन बनते हुए देखा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तेरा ये ख्वाब सच होगा। और राबी, मैंने भी एक फैसला किया है। तेरा बाप भले हमें खिलाए ना खिलाए, सूखी सूखी खा लेंगे, भले कैसी भी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी, देख लेना। हाँ, मगर अब्बा की फिक्र मत कर, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक तू जिब्रान की दुल्हन बन चुकी होगी। लेकिन अम्मा, इसके बाद मुझे हमेशा आप ही की फिक्र लगी रहेगी। फिक्र? ना बेटा ना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। देखना, तूने पूरी जिंदगी हम दोनों के लिए अपनी जवानी की पूरी खुशियां उड़ा दी हैं, बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। अब मेरा वक्त आ गया है, मेरे हक बनता है और मेरा फर्ज भी है। देख लेना, मैं तेरी शादी करवाऊंगी, बस तू जिब्रान को जल्दी तैयार कर शादी के लिए, बस सब सही हो जाएगा। मगर अम्मा, ये सब होगा कैसे? ये तो मुझ पे छोड़, बैठी हूं ना मैं, अब कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। हाँ, दुल्हन बनेगी मेरी बेटी, देख लेना। ठीक है, मैं जाती, मैं बहुत थक गई हूँ। या अल्लाह,
मेरी राबी की नसीब अच्छी कर दे। ये लो, खाना खा लो। जब से नायला अपने माँ बाप के घर जाके मर गई है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। मम्मी प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दे, कल से यहाँ पे कह दो मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है? अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें महल्ले भर में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था महविश। कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज बोलता था तो मैं उसे झाड़ देती थी, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। मम्मी खुदा के लिए मैं मर जाऊंगी इस कमरे में। तुम मर जाओ। मरना तो तुम्हें उस वक्त चाहिए था जब तुम हमारी इज्जत नीलाम करने जा रही थी। अब उस वक्त तक तुम यहाँ पड़ी रहो जब तक तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता। बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया। अब तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ही सुकून मिलेगी। मम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, प्लीज खुदा के लिए। खाना रखा है, खाना खाना है तो खाओ। आधे घंटे बाद आकर बर्तन उठा लूंगी। हटो। अम्मी मैडम, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि दाऊद साहब आपके शोहर हैं, इनकी सरगर्मियां कंपनी के इमेज को खराब कर रही हैं। शेख साहब ने भी मुझे एक ऐसी ही रिपोर्ट दी थी। दोनों की बातें काफी मुश्तरक हैं। अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो बाद में कंपनी सफर करेगी। आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने दाऊद की एक्टिविटीज पर आपको नजर रखने को कहा है। मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में मालूमात कराई हैं जो हफ्ते में 2 से 3 बार दाऊद साहब के कमरे में आते जाते हैं। मैं समझी नहीं। मैडम, वो झोंपड़ियों में रहने वाला एक आम सा आदमी है। सुना है उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है और सड़कों पे भीख मांगती है। और हमारे दाऊद साहब, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दाऊद उस लड़की में इन्वॉल्व है या उसका बाप कोई चक्कर चला रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या नहीं था मैडम, और उसके बाप को एक भारी रकम की ऑफर दे चुके हैं। ये मामला आगे किस हद तक पहुंचेगा अभी मुझे कोई इतला नहीं है। ठीक है, जब तक आपको मज़ीद मालूमात हाथ नहीं लगती आप उस पर नजर रखिएगा। मुझे दाऊद के बारे में एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है मैडम, ऐसा ही होगा। अब आप जा सकते हैं। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रावी, तुम अभी तो गई थी, अभी फिर आ गई। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ होने लगा है। तुम ठीक तो हो ना? जाहिर तो मैं ठीक ही हूँ, मगर रोज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बदल रही हूँ या बदल गई हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या हम जैसे आम लोगों को मोहब्बत हो सकती है? जिस तरह हमारे सीने में दिल धड़कता है, मोहब्बत होना कोई अजीब बात नहीं है।
मोहब्बत भी तो उसी से होती है ना, जिससे दिल कबूल करे, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। अगर ये सच है तो इस भीख मांगने वाले को तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिब्रान, और आज भी मैं यहाँ तुम्हारे पास अपना अधूरापन दूर करने आई हूँ। क्या तुम इस बात का एतबार करोगे कि वो लड़की जो सड़कों पर हज़ारों लोगों के बनावटी चेहरे और उनकी बहकी बातें सुनने और उसका सामना करने के बाद बिलाखिर तुम्हारी झोली में आके गिरी है? राबी, यूं तो सब ठीक है, पर जब से तुमने शादी की बात की है तब से ख्याल बहुत बुरी तरह सता रहा है। मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर और वो तुम पे 50 लाख की बोली लगाने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने गलत फैसला लिया या तुम अपने फैसले पे पछता रही हो? पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये एक कमरे का मकान ही मेरी जन्नत है। अगर भूख प्यास से मैं मर भी गई ना तो भी पछतावे का एक लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पर नहीं आएगा, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा अपना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रसिया, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आने वाली थी तुम्हारे घर। मैंने भी महविश के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं हो रहा था। हालांकि महविश मेरी सहेली है और मैं उसकी इन सब बातों से बेखबर थी। आओ बैठ के बात कर। जी। बैठ। अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें महल्ले भर में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था महविश। कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज बोलता था तो मैं उसे झाड़ देती थी, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। महविश तुम्हारी सहेली है और तुम्हारे बारे में हमने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, तो तुम्हारी सहेली होते हुए वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? यही बात सोचकर मुझे भी परेशानी हो रही है कि उसने ये सब कुछ कर लिया और मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि मैं उसे समझाती, उसे इस बात से मना करती, शायद उसे उसी बात का डर था। हाँ, शायद यही वजह होगी। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। महल्ले में अलग बेइज्जती हो गई और इसका बाप और भाई तो कह रहे हैं कि इसकी शादी किसी और से कर दो। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी रुक गई है। एक तरह से हमने उसे घर में कैद कर दिया है। देखें आंटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप मुझे इजाज़त दें, मैं उसे बड़े आराम से समझा सकती हूँ। इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू होगी, बल्कि वो उस लड़के को भी भूल जाएगी और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। काश ऐसा हो जाए बेटा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए।
बेटा मुझे तो कभी भी इनकार नहीं है इससे। अगर तुम्हारे समझाने से वो बदल जाएगी तो मैं कभी भी उस पर इतनी सख्तियाँ नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दें और मेरा एतबार करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली की ज़िंदगी ख़राब हो। मैं रोज़ाना 1 घंटा उसके पास आकर बैठूंगी और हफ्ते में 1-2 दिन उसको अपने घर भी ले जाऊंगी। अगर वो इसी तरह कमरे में बंद रहेगी आंटी, तो मैं उसे कुछ भी समझाऊं उस पर कुछ असर नहीं करेगा। देखो अब जो अच्छा तरीका तुम्हें सूझता है ना तुम वो करो, लेकिन महविश को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज़ मुझे एक दफ़ा महविश से मिलवा दें प्लीज़। आओ मेरे साथ। लगता है तुम्हारा आजकल ऑफिस में दिल नहीं लग रहा। बिना किसी रीजन के बहुत से ऐसे काम हैं जो डिले चल रहे हैं। ऐसा आपसे किसने कह दिया? मैं तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम पे पूरी कर रहा हूँ, और ये आपकी कमेटी की जितने भी अफसर्स हैं, जितने ऑफिसर्स, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और आप आंखें बंद करके उन पर यकीन करती हैं। अब ये इज्जत रह गई है मेरी। इंसान अपनी इज्जत और वक़ार खुद बनाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? तुम जो कर रहे हो वो मेरी आंखों से ओझल नहीं है। तुम्हारी जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ है ना, उन सब के बारे में मैं जानती हूँ अच्छी तरह। इसका मतलब है कि आपने ऑफिस में मेरे खिलाफ जासूस बिठा के रखे हैं। तुम्हारी एक्टिविटीज़ देखने और जानने के बाद ये सब ज़रूरी हो गया था, और बुनियादी तौर पर तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल गवारा नहीं है। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि एक मामूली इंसान को मैंने कितना बड़ा मकाम देने की कोशिश की, मगर तुम्हें तो कदर ही नहीं है इस बात की। तुम्हें स्टेटस रास ही नहीं आता। तुम एक मामूली इंसान हो और हमेशा ऐसे ही रहोगे। बेगम ये सब क्या है? आप हमेशा मुझे जलील करती रहती है। मुझे पता है आपने मुझ पे एहसानात किए हैं। मैं चाहूं भी तो इसका बदला नहीं उतार सकता, लेकिन आप मुझे डिग्रेड करती रहती है। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो और जो कुछ भी करना चाह रहे हो, मुझे उन सब बातों की खबर है, और इस बात की भी मुझे मालूमात है कि तुम एक भीख मांगने वाली लड़की के साथ कितने इन्वॉल्व हो। उसका बाप तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता है और तुम उसे एक भारी रकम ऑफर कर चुके हो, वो भी उसकी बेटी के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में बैठ के झक मार रही हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं घर में बैठकर तुम पर और अपने बिजनेस पर कड़ी से कड़ी नजर रखती हूँ। कोई भी चीज मेरी मर्जी के बिना इधर से उधर नहीं हो सकती। बेगम देखें, आप हकीकत यह है कि आप मेरे खिलाफ बहुत गलत ब्रीफ हो जाती हैं। दरअसल हकीकत ये है कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। हकीकत के सामने से सारे पर्दे उठ चुके हैं, इसलिए मैं एक और फैसला करने पर मजबूर हो गई। हम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब समझने और जानने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब तुम्हें सिर्फ सुनना पड़ेगा। पहले तो मैंने ऑफिस के सारे इख्तियारात तुमसे लिए थे, मगर अब तुम्हारा ऑफिस जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम बिजनेस करना नहीं जानते। तुम्हारी प्रोग्रेस 0 हो गई है, इसलिए तुम्हें ऑफिस जाने के बजाय घर बैठना जरूरी हो गया है। अब कल से तुम्हें ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबरान वल्द अली रज़ा आपको राबिया वल्द अब्दुल कयूम 10,000 महर के साथ कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। राबिया वल्द अब्दुल कयूम
आपको 10,000 मेहर के साथ जबरान वल्द अली रजा आपको कबूल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक हो, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हो। महविश ने नाश्ता तो कर लिया होगा ना? हाँ बेटा, अब तो उसने मुझे शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जा सकती हूँ। माँ अम्मी भी होंगी, उसे समझाएंगी। हाँ ठीक है, तुम अगर चाहो तो उसे ले जा सकती हो, लेकिन देखो उसे कहीं जाने मत देना। मैं सिर्फ उसे तुम्हारे भरोसे पे भेज रही हूँ, ठीक है? अरे आंटी, आप फिक्र ही ना करें। महविश मेरे साथ जाएगी तो मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे अपनी इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है बेटा, वो अपने कमरे में ही है, तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। थैंक यू आंटी। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि अभी तक नायला नहीं आई। अरे अब्बा आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें घरेलू मामला छोड़ के काम पे तवज्जो देनी चाहिए। सारी जिंदगी काम ही किया, इतनी तवील मुलाजमत करने के बाद अब मैं थक गया हूँ। मुझ में काम करने की शक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बस अब मैं आराम करना चाहता हूँ। अब्बा मैं भी आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, और मैंने आपको मशवरा भी दिया था कि अपना कारोबार शुरू करें ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हों, और आपने हामी भी भरी थी। हाँ हाँ, तुमने बोला तो था। अब्बा आपने अपनी पेंशन से कुछ पैसे देने का वादा भी किया था। मैं तो आज तक उसी आखिर में बैठा हूँ। बेटा मैंने सारी जिंदगी तुम लोग की दौड़ धूप की है, और अभी भी तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। लेकिन बेटा एक बात मैं सोच रहा था कि अगर बिजनेस के साथ साथ तुम अपनी नौकरी बरकरार रखो तो आमदनी में इजाफा ही होगा ना बेटा। अब्बा वहाँ मुझ जैसे देनदार बंदे की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ तो उस बंदे की ज़रूरत है जो कंपनी के मालिक का ज़्यादा खैर ख्वाह हो। मैं काम से काम रखने वाला बंदा हूँ, उनके साथ ज़्यादा नहीं चल सकता। आप कारोबार शुरू करने में मेरी मदद करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी औलाद से मैं यही तवक्का रखता हूँ बेटा। रही बात नायला की और घर के मसाइल की, जब कारोबार शुरू होगा तो सारे मसले मसाइल खुद ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम एक मुलाजिम रख लेंगे और सारे मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे और किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। खुदा करे ऐसे ही हो बेटा। इंशाल्लाह अब्बा ऐसे ही होगा। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, कल मैं हेडक्वार्टर जाकर ज़रा पेंशन की मालूमात करता हूँ। तुम बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाओ, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बा। ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुझे तो ये पता था कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। खामोशी से मेरे साथ चलो। इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही है? ये बताओ तो कहाँ जा रहे हो? मेरा बताना इतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा वहाँ पहुँचना। अच्छा मैडम, लगता है आपके नफे भी मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। चलो ऐसा ही सही। तुम बिना था मैं तुम्हें बता नहीं तो अब्बा के पास जल्दी जाना है, वरना वो आज हम पहुंच जाएंगे। तो इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो तो सही है। इस दफा हम पहुंच जाएंगे।
नसरीन तो मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मेरी बहुत बस हो गई है यार, गर्मी देखो। रुको, अभी पता लग जाएगा। रुक जाओ बस, अभी पता लगेगा। ये कहाँ ले आई तुम मुझे? ये यहाँ कौन रहता है? कोई तो रहता होगा। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी कौन रहता है यहाँ? अब तुम मुझसे ऐसे छुपा रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। एक तो ऐसी अनजान जगह पर तुम मुझे लेकर आई हो, ऊपर से कह रही हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही। आज ये अनजान जगह लग रही है, लेकिन कल के बाद ये अपनी लगने लगेगी। अच्छा, रुको। यही तुम? हाँ मैं। मुझे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा समरीन। शुक्रिया, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अब इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अंदर जाओ, बातें करो। मैं ठीक 1 घंटे बाद आकर तुम्हें लेकर जाऊंगी। तुम्हारा मेरे घर जाना भी बहुत ज़रूरी है। किसी को यह एहसास ना हो कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। अच्छा, खुदाफिज। मैडम पेयूम यही है। मुझे जानते हो? बस सिर्फ इतना कि बहुत बड़े लोग हैं आप, कभी बराबरी नहीं हो सकती। बहुत ही चालाक आदमी हो। ये बताओ कि दाऊद को तो जानते ही होगी। कौन दाऊद? जिसके ऑफिस में तुमने कई चक्कर काटे, 50 लाख की बोली लगाई है अपनी बेटी की। तुम बाप हो या कसाई हो? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। दाऊद को जानते हो या नहीं? जानता तो हूँ, लेकिन अगर जानते हो ना उसे, तो मुझे भी जान लो। उसकी बीवी हूँ मैं। क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेटी का 50 लाख में दाऊद से सौदा तय कर लिया था? वो मैडम, बात ये है कि वो मैं सौदा किया था या नहीं? सेठ जी मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे पैसा मांगा था। अब इतना पैसा कोई शख्स मेरी बेटी के हाथ मांगने पे मुझे से गरीब आदमी को देता तो कैसे इनकार करेगा आदमी? वाकई बहुत ही शातिर और चालाक इंसान हो। जुबान चलाना और पैंतरा बदलना तुम्हें अच्छी तरह आता है। सच कह रहा हूँ मैडम जी, इसी के अलावा और कोई बात नहीं है। झूठ और सच का फर्क करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम 2 टके के इंसान मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत। वरना जितना लंबा तुम्हारा जिस्म नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लंबे मेरे हाथ हैं। और अगर वो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी। जाओ और अपनी बेटी को घर में बिठाओ। उसके बाद अगर मुझे पता चला ना कि तुमने दाऊद से मिलने की या बात करने की कोशिश भी की है, तो मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगी। वहां तुम सड़ते रहना, और वहां तुम्हारा जमानती भी कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मैडम, मैं तो माफी की दरखास्त कर रहा हूँ। महज यहाँ से जाने के लिए अगर ये माफी मांग रहे हो ना, तो याद रखना, ये माफी बाद में तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस जाएगी। और जाते जाते ये बात जान लो कि दाऊद अब तुम्हारे इन झूठे वादों को पूरा करने का अहल नहीं रहा। इसलिए उस पर भरोसा मत करना। जिस दिन उसके सर से मेरा हाथ उठ गया ना, उसी दिन वो तुम्हारी झोपड़ी के सामने अपना झोपड़ा लगाएगा। फिर करते रहना रिश्तेदारियां दोनों आपस में। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मेहरबानी मैडम जी, शुक्रिया।
इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। तुमसे शादी करके जिस घर में लेकर जाना चाहता था वहाँ कोई इस बात के लिए तैयार ही नहीं है और घर में सबसे झगड़ा चल रहा है। इसीलिए इस वक्त अपने इस दूसरे घर में आकर ठहरा हुआ हूँ। जैसा भी हो ये, अब हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो मैं अभी भगा कर लेके जा सकता हूँ, लेकिन भागना इस मसले का हल नहीं है। महविश मेरी जान, इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ताकि हम कुछ महीने सुकून से गुजार सकें। फिर मैं नौकरी कर लूँगा। लेकिन पैसों का इंतज़ाम होने तक ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा कहीं और शादी कर दे मेरी। वो वैसे भी ये बात मेरे कान में डाल चुके हैं वही। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह तुम भी बेबस हो। इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? कैसे होगा ये सब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन क्या? वही सबके सब कंगले, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। ये 1 घंटा हो गया, लगता है नसरीन आ गई। अभी तो मेरा जेब ही नहीं भरा था। मजबूरी है। मैं नसरीन से कह देती हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी अब। दिलजान, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस वक्त हमारी एक गलती पूरा खेल खराब कर देगी। तुम्हें जाना होगा और नसरीन है ना, वो हमारी मुलाकात कराते रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। I miss you. I miss you too. चलो। और सेठ जी, मेरे को तो लगता है कि आप में और हम दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। आपकी बीवी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बराबर वाली झोपड़ी में तशरीफ लाने वाले हैं। क्यों ये मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? सही से बाजी लगाने दो। आप अपनी बाजी हार चुके सेठ जी। अब बाजी आपकी पहली बीवी लगाएगी और मैं और आप नाचने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगे। बताएं, आप बताएं। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताएं मुझे। खाली दिमाग से सोचोगे तो इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। हाँ, आप भी तो पेट से सोचते हैं सेठ जी। अगर दिमाग से सोचा होता ना तो हम दोनों अलग अलग और एक साथ अय्याशी कर रहे होते। अब ज्यादा हाँको मत और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इसमें हंसने की कौन सी बात हो? सेठ जी, मेरे को ये बताए 25 लाख आएंगे कहाँ से? मुझे पता है, एक नंबर के लालची इंसान हो तुम। हाँ सरफराज साहब, 25 लाख का इंतजाम हो गया। बस सुबह 8 बजे मैं आपसे ले लेता हूँ। अरे 1 हफ्ते में वापस हो जाएंगे। आपने सेठ दाऊद को बहुत छोटी चीज समझ लिया। कहीं मेरे को भरम तो नहीं दे रहे सेठ जी हैं? अब सीधा मतलब तो कराओ। कल ठीक सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। हाँ, रकम तुम्हारे हवाले करूंगा, फिर निकाह होगा। अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, राबी के लिए एक अच्छा सा सूख ले लेना। अरे वाह सेठ जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी।
कमाल कर दिया आपने तो। अरे अल्लाह अच्छी इंसान है। अरे शादी के पहले दिन ही काम शुरू कर दिया। कुछ तो अपनी जान का लिहाज करो। अरे कामों से नहीं घबराती मैं, और वैसे भी घर के काम करते हुए कौन से किसी की सेहत पे फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा, ये काम वाम छोड़ो, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ, गरम करके लेकर आओ। बाहर से क्यों लेके आए? इतने पैसे लगा दिए, मैं घर पे बना लेती। एक दिन में तुम क्या क्या करती, घर के काम भी करती, खाना भी बनाती। जाओ ये गरम करके ले आओ। ठीक है, आज तो मैं खा लूंगी, लेकिन आइंदा बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस घर में बनेगा। मैं फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आइंदा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं क्या कहूँ? असयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोन मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी बस कर, शर्म तो तुझे आती ही नहीं है। घर में आया वो भी आधी रात को, वो भी नशे की हालत में। क्या तो हाल कर रखा है अपना। कौन कहता है मैंने नशा किया? तो जाने तू कब सुधरेगा। और तेरा मसला यह है कि तू हर वक्त तू मेरे पीछे लगी रहती है। ये जो तू झूठ बोलता है ना, वो तेरे चेहरे पर छुपता भी नहीं है। ऊपर से कसमें खाने को तैयार हो जाता है, फिर बोलता है मेरे पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़ूं? और चलो मान लिया मैंने नशा किया, लेकिन मैंने थोड़ा कम नशा किया है। सकीना मैं आज बहुत खुश हूँ। और कल मेरे को 25 लाख वो मिलने वाले हैं। क्या 25 लाख? कौन देगा तुझे? अरे तू देखती जा बस। ये जो तू रोज हमें तमाशा दिखाता है ना, वो तो मैं देखती हूँ। अब कोई नया तमाशा दिखाने वाला है? और तेरे से तो बात करना ही फजूल है। राबी कहाँ है? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गई है। अब चल तू भी आराम कर। मेरा माही मेरा भाग जगावण आ गया। सयोनी मर माही मेरे भाग। राबी, जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा था, मैं तभी जान गया था कि मेरी जिंदगी में जो खला है वो पूरा होने जा रही है। जिंदगी का कई बरस मैंने तन्हा गुजारे हैं। जिंदगी का कई तजर्बात से गुजरा हूं। मुझे अपने मासी के बारे में कुछ भी याद। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, तब से मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन थी, मेरी महरूमियत क्या थी। अब बस इतना याद है कि मैं खुश हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो बस फिर
तुम भी मेरी तरह अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि जो इंसान माजी में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राबी, मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा तुम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बातें कर रही हो। शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और मैंने भी सब वक्त से ही सीखा है। बस अब मैं राबी बन के जिंदा नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। जब तक ये नाम मेरे साथ जुड़ा है ना, तब तक मैं सुकून से जी नहीं सकूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब था। मैं तो डर ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगता तो तुम बदल सकती हो। मैंने अपना नया नाम भी सोच लिया है। क्या? राबिया। बहुत अच्छा नाम है। आइंदा में तुम्हें राबिया कहकर ही बुलाया करूंगा। राबिया। हाँ? ओ, कौन है भाई? आ गए। हेलो। सेठ दाऊद बात कर रहा हूँ। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं निकाह ख्वाह को लेकर आ रहा हूँ, राबी को तैयार रख। हाँ, पैसे लाना नहीं भूलना सेठ जी। लेकर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सकीना, ओ सकीना, क्या है? सकीना, राबी को तैयार कर। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? सेठ जी आ रहे, और मौलवी साहब को साथ ला रहे। वो सेठ जी के साथ राबी का निकाह है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की का दो मर्दों के साथ निकाह कैसे हो सकता है? मैं राबी का निकाह जिब्रान के साथ कर चुकी हूँ। आप बकवास कर रही है। ये बकवास नहीं, सच है। तुझे पता था ना कि शादी के नाम पे तो उस बच्ची का सौदा कर रहा है, इसलिए मैंने बाइज़्ज़त तुझे कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, और झूठ बोल रही है तू। तूने राबी को कहीं छुपा दिया है, और जल्दी से बता, और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत इज्जत इज्जत, तेरी इज्जत होगी तो खाक में मिलेगी ना। ओ मैं इस वक्त तेरी पीठ पीठ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को राबी का पता बता, वो कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? देख, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो उसमें हम सब की भलाई है। जिस चीज में भलाई थी ना, वो मैं कर चुकी हूँ। अब तेरी बेटी इस घर से रुखसत हो चुकी है, अब वो किसी की बीवी है। अब तू मेरे खिलाफ जो करना चाहता है ना कर, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। मार मार मुझे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं राबी की निकाह कर चुकी हूँ।
देख लूंगा, मैं निमट लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। हेलो, राबी घर पे नहीं है। अगर ये खबर सच है तो याद रखना, ये मेरी जिंदगी की बदतरीन खबर और ये जिंदगी का बदतरीन दिन है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। राबी अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बस सेठ जी, इसीलिए मेरे को कल तक की मोहलत दे रहे। मैं राबी को और जमीन में से भी निकाल कर लाऊंगा। तुम्हें ये करना होगा, ये नहीं। हुस्न